चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड मॉर्निंग सबको, सब बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं हम। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर थर्ड प्रोविजो तक बता दिया था कि थर्ड प्रोविजो क्या था हमारा। थर्ड प्रोविजो का मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा डिवेंचर एंड बॉन्ड के अंदर, बट दो ऐसे बॉन्ड हैं जिन पर आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा। एक तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है, गवर्नमेंट के कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड चलते हैं मार्केट के अंदर, और एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जिसका आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब हम पढ़ रहे हैं इसका फोर्थ प्रोविजो। फोर्थ प्रोविजो क्या था, थोड़ा याद करवा दूं आपको सारा का सारा। फर्स्ट प्रोविजो का मतलब था कि सर जो भी एक नॉन रेजिडेंट है आपका, अगर उसने परचेज किया इंडियन कंपनी के शेयर्स फॉरेन करेंसी के अंदर, तो उसका कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में निकलेगा और उसे रिकन्वर्ट किस में करोगे आप, इंडियन करेंसी में रिकन्वर्ट कर दोगे। सेकंड प्रोविजो क्या बोल रहा था कि अगर आपके एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन कैसे होगा कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको मल्टीप्लाई करोगे ट्रांसफर के इंडेक्स से, नीचे डिवाइड करोगे आप परचेज के इंडेक्स से। परचेज अगर आपने 1/4/2001 के बाद की है तो इंडेक्सेशन अवेलेबल है, इससे पहले की है तो हमेशा किससे डिवाइड करोगे आप, 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, और इंप्रूवमेंट भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात हुई थी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे आप, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए बता रखा है यहाँ पर कि जो भी आपका स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट और लोअर ऑफ क्या देखना पड़ेगा आपको, एसडीवी और एफएमबी, इन दोनों में लोअर है, उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करोगे, वो क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी लिखवाया था, ये क्वेश्चन। ठीक है, और फिर हमने थर्ड प्रोविजन देखा था कि डिवेंचर और बॉन्ड पर इंडेक्सेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा एक्चुअल वैल्यू पे रहते हैं, इसमें इंटरेस्ट वगैरह आता रहता है, तो ये हमेशा फेयर वैल्यू पे रहते हैं, सही वैल्यू पे रहते हैं, तो इसलिए आपको इंडेक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु दो ऐसे बॉन्ड है जिस पर आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। कौन कौन से, कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं हम फोर्थ प्रोविजो। लिखो बच्चों, फोर्थ प्रोविजो। फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48। सेक्शन 48 का फोर्थ प्रोविजन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन ऑन रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड। रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, इसको हम प्यार से RDB बोलते हैं बच्चों, RDB, रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड। ठीक है, पहले लिख लेते हैं और फिर समझेंगे इसको, ये कहानी क्या है, थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में। लिखो, एक नॉन रेजिडेंट है, any gain arising on rupee denomination bond, rupee denomination bond against
foreign currency at the time of redemption of rupee denomination bond of Indian company shall be ignored। क्या हो गया भाई, क्या बनाया मैंने, देखो ध्यान से देखो। नॉन रेजिडेंट any gain arising on rupee denomination bond against the foreign currency at the time of redemption of rupee denomination bond of Indian company shall be ignored। क्या कर दोगे इसे आप, इग्नोर कर दोगे। लिख लो एक बार, सब समझाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये कहानी थोड़ी सी उलझी हुई है, एक बार हम इसको देख लें उसके बाद ये सुलझेगी। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे आप। रिडम्पशन ऑफ RDB रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, इसका रिडम्पशन होता है। तो बच्चों दो बातें हमें देखनी है। एप्रिसिएशन इन रूपी, डेप्रिसिएशन इन रूपी, loss can be set off against profit in future। ठीक है, कुछ नोट पे लिख लेते हैं साथ साथ में इसके, पूरा लिखा देता हूं पहले। नो इंडेक्सेशन अंडर रूपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, exemption note available if rupee denomination bond is transfer before maturity। बिफोर मैच्योरिटी, बस बच्चों ये दो ही बातें हैं। सबसे पहले तो आप इसको जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो पूरा सेक्शन इसी के अंदर आ गया, फोर्थ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48। जल्दी से लिख के इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो आप इसको। डन। लिख लिया आप लोगों ने?
अब मैं इसको समझाऊंगा। लिख के मैसेज करो बेटा, तीशा, रिया, जल्दी मैसेज करो मुझे। विदित जैन, मोहित सिंह राजावत, ठीक है। चलिए अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं। इधर देखो बेटा, सेक्शन क्या है पहले ये समझिए। मोदी जी का ये मानना है कि हमारे देश का जो रुपी है वो स्ट्रोंग होगा। स्ट्रोंग मतलब हमारी जो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अभी फिलहाल जो रुपी का जो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है मैं बताता हूँ आपको। अभी आज का जो रेट चल रहा है रुपी वर्सेज डॉलर, अभी का जो रेट चल रहा है बच्चों वो चल रहा है हम्म, इसको उल्टा लिख दिया। तो ये रेट चल रहा है बच्चों आज 73.28, 73.28 अभी का रेट है। अभी मैंने नेट पे चेक किया इसको, ठीक है। समझिए कि $1 इक्वल टू कितना है, 73.28 है। मोदी जी कह रहे हैं कि साहब रुपये में एप्रिसिएशन होगा, मतलब ये $1 इक्वल टू 60 रुपये भी हो सकता है, $1 इक्वल टू 50 रुपये भी हो सकता है, $1 इक्वल टू ₹1 भी हो जाएगा, एक समान आएगा हमारे देश में। तो क्या करना है, विदेशी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं मोदी जी और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम आप लोग क्या कीजिए, इंडियन कंपनी के, जैसे मान लो कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी क्या करेगी, रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड इशू करेगी। क्या इशू करेगी, रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड। किसको इशू करेगी, एक नॉन रेजिडेंट को इशू करेगी, बाहर के लोगों को। इनको क्या करना है, इंडियन करेंसी के अंदर, इंडियन करेंसी में, सॉरी फॉरेन करेंसी के अंदर इस कंपनी के रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड परचेज करने हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है इनको, किनको, एक नॉन रेजिडेंट को इंडियन कंपनी के जो रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड है उसको परचेज करना है। किस में परचेज करना है, फॉरेन करेंसी में परचेज करना है। तो अब जैसे रुपी स्ट्रोंग होगा, अभी क्या चल रहा है, $1 इक्वल टू, अभी क्या चल रहा है, $1 इक्वल टू कितना रुपीज है हमारा, 73 के आसपास रुपीज है। जब एप्रिसिएशन हो जाए कि $1 इक्वल टू कितना हो रहा है, मान लो 60 रुपीज हो गया, तो ये जो गेन हो गया आपको 13 रुपए का, ये गेन ही तो है बच्चों। इस गेन पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी, नो टैक्स। परंतु अगर उल्टा हो जाए, इसके उल्टा मतलब $1 इक्वल टू कितना हो जाए, 80 रुपीज हो जाए, तो ये जो लॉस हुआ है आपको, इसका और इसका डिफरेंस, जो लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ आपको, 7 रुपीज का, इस लॉस को आप सेट ऑफ कर देना किसमें, फ्यूचर में होने वाले गेन में। मतलब गवर्नमेंट का ये साफ मानना है कि हमारे रुपये का एप्रिसिएशन होगा तो विदेशी लोगों इंडिया में आओ और हमारे इंडियन कंपनी के रुपये डिनोमिनेशन बॉन्ड परचेज करो। इससे जो भी आपको फायदा होगा उस पर क्या नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा,
हम उस फायदे पर टैक्स नहीं लेंगे। पर यदि आपको नुकसान हो गया, रुपये डेप्रिशिएट हो गया, तो उस नुकसान को आप किसी फ्यूचर की इनकम से सेट ऑफ कर लेना। डबल डबल बेनिफिट। बताओ बच्चों, समझ में आ रही है आपको ये बात? तो अब ऊपर पढ़ते हैं कैसे लिखा हुआ, देखो। रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन ऑन रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, आरडीबी। नॉन रेजिडेंट एनी गेन अराइजिंग, किसी नॉन रेजिडेंट गेन हुआ है ऑन रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड अगेंस्ट फॉरेन करेंसी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड। रिडम्पशन पे अगर आपको क्या हुआ है, गेन हुआ है, तो ये गेन क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। बताओ बच्चों, इग्नोर का मतलब क्या हो गया यहां पर? मतलब गेन नॉट टैक्सेबल, ये गेन आपका टैक्सेबल नहीं होगा, गेन नॉट टैक्सेबल। बात यहां समझ में आई आपको? और इसको मैंने एक चार्ट में बना के नीचे दिया है ताकि आपको ये क्लैरिटी बनी रहे कि सर ये पूरी कहानी कैसे काम करती है। तो ये देखिए बेटा, पूरी कहानी कैसे काम करती है। रिडम्पशन ऑफ रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, अगर रुपी का एप्रिसिएशन हो गया, रुपी एप्रिशिएट हो गया आपका, तो ये जो गेन हुआ है ये नॉट टैक्सेबल होगा। अगर रुपी गलती से डेप्रिशिएट हो गया है तो जितना लॉस हुआ है वो लॉस क्या होगा, आप सेट ऑफ कर दोगे प्रॉफिट इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में प्रॉफिट आएंगे उसे सेट ऑफ कर लोगे। कभी ना कभी तो प्रॉफिट आएंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, एडजस्ट कर लेना। साथ साथ में कुछ 2 नोट भी लिखे हुए हैं। पहला नोट क्या बोलता है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट अंडर रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, और exemption is not available if rupee denomination bond is transfer before maturity। अगर आपने मेच्योरिटी से पहले से बेच दिया है तो फिर भी आपको ये बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देने वाली। तो बताओ बच्चों, ये छोटी बात आपको समझ में आई? जल्दी से मैसेज करो मुझे ये, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लास्ट पॉइंट कौन सा बेटा मोहित? डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन होगा तो टैक्स नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन होगा तो सेट ऑफ कर लेना। एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल, अगर आपने रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड को पहले बेच दिया, जैसे मान लो कि एक नॉन रेजिडेंट ने रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड परचेज किया, कितने का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। इसकी रिडम्पशन कब होना है, 3 साल बाद रिडम्पशन होना है। इसने 1 साल बाद ही क्या कर दिया, 1 ईयर के बाद ही सोल्ड कर दिया। तो इस सोल्ड से अगर गेन हो गया तो अब ये टैक्सेबल हो जाएगा। गेन टैक्सेबल कब नहीं होगा, रिडम्पशन पे टैक्सेबल नहीं होगा। देखो इसको मैंने येलो भी किया है, समझो इसको। रिडम्पशन होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर रिडम्पशन से पहले बेच दिया, रिडम्पशन मतलब मैच्योरिटी से पहले बेच दिया आपने, तो टैक्सेबल हो जाएगा। आरडीबी मतलब रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड बेटा, मतलब बता क्या दो, लिखा है इतना बड़ा बड़ा साफ साफ, रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड। ये होता है आरडीबी। मतलब बता दो बेटा, एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड जो कंपनियां पैसा लेने के लिए इक्विटी शेयर जैसे इशू करती है ना, वैसे इंडियन कंपनी बॉन्ड इशू करती है विदेशी से पैसा लेने के लिए, उसे बोलते हैं रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड। कि ऐसा बॉन्ड जो रुपी को डिनोमिनेट करता है। स्पर्श शर्मा, जैसे नॉर्मल बॉन्ड होते हैं ना, इक्विटी डिवेंचर बॉन्ड, वैसा ही बॉन्ड है ये, बस इसका नाम क्या है, रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड। ये रुपी को डिनोमिनेट करता है कि रुपी अगर बढ़ गया, उससे फायदा हो गया तो हम टैक्स नहीं लेंगे,
रुपये घट गया, उससे लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करवा देंगे। चलिए, ये था हमारा प्रोविजो। कौन सा प्रोविजो था बच्चों? फोर्थ प्रोविजो ऑफ रूपी डिनोमिनेशन बॉन्ड। फिफ्थ प्रोविजो बेटा है नहीं हमारे इनकम टैक्स में, वो डिलीट हो चुका है फिफ्थ प्रोविजो। अब लिखो आप सिक्स्थ प्रोविजो। सेक्शन 48 का सिक्स्थ प्रोविजो, देखो क्या नाम है इसका, एसटीटी नोट अलाउड। एसटीटी नोट अलाउड। फिफ्थ नहीं है रिया बेटा, डिलीट हो चुका है, पुराने जमाने में हुआ करता था, 1970 में डिलीट हो गया। है ना, डिलीट हो गया तो हो गया, अब जाने दो, जो गया वो गया। पांचवा है ही नहीं, सीधा छठा है। सिक्स्थ प्रोविजो ऑफ सेक्शन 48, एसटीटी नोट अलाउड। अब एसटीटी नोट अलाउड कहां पर नोट अलाउड? सर एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब आप एनएससी बीएससी से कोई भी शेयर्स परचेज करते हो ना, तो एक फीस देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं एसटीटी। एसटीटी पेड एट टाइम ऑफ सेल। सेल के समय एसटीडी पे किया आपने, तो क्या होगा? एसटीडी एक्सपेंस नोट अलाउड एज ट्रांसफर एक्सपेंस। दैट इज एसटीडी एक्सपेंस not treated as transfer expense। ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं माना जाता, तो क्या नहीं होगा, ये ट्रांसफर एक्सपेंस में से कम नहीं होगा, और क्या नहीं होगा। अब इसे ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं मानोगे तो ट्रांसफर एक्सपेंस में कम नहीं होगा। दूसरा है बच्चों, एसटीडी पेड एसटीडी पेड at time of purchase। परचेज के समय एसटीडी पे कर दिया आपने, तो क्या होगा? नोट एडेड इनटू नोट एडेड इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, इन शॉर्ट
इन शॉर्ट में बात करूं बेटा, एसटीटी फुल्ली इग्नोर्ड। आप एसटीटी को इग्नोर करके चलना, बस बात खत्म। एसटीडी चाहे परचेज का हो चाहे सेल का हो, दोनों केस में आप इसे एसटीडी क्या करके चलेंगे, आप इग्नोर करके चलेंगे, पूरा इग्नोर करना है आपको। ठीक है। हम्म। तो ये था आपका सिक्स्थ प्रोविजो। एचडी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब आप एनएससी बीएससी से कोई भी शेयर्स परचेज करते हैं तो आपको एनएससी बीएससी पर एक फीस पे करनी पड़ती है बच्चों। उस फीस को हम क्या बोलते हैं, एसटीडी बोलते हैं। अगर आपने सेल के समय फीस पे की है शेयर्स पर, या परचेज के समय फीस पे की है, चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, दोनों ही केस में क्या होगा, उस एसटीडी को आपको इग्नोर करके चलना है। ठीक है ना, ना तो कॉस्ट का पार्ट बनेगी, ना वो सेल्स में ट्रांसफर एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक है, इतना ही है बच्चों, बस ये आपका सिक्स प्रोविजो है। यहाँ पर आके सेक्शन 48 हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ूँ आगे, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 55। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मतलब सी ओ ए सी ओ आई। नहीं नहीं, देखो सेक्शन लर्न करना जरूरी नहीं है आपको, सेक्शन के नंबर लर्न करना जरूरी नहीं है। मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ बेटा, ताकि पता रहे आपको सेक्शन कौन सा चल रहा है, कौन से सेक्शन लर्न करने हैं वो मैं याद करवाऊंगा। वो मेरा काम है, मैं करवा दूंगा अपने आप याद आपको। शॉर्टकट तरीके हैं मेरे पास सेक्शन लर्न करने के। ठीक है, तो सेक्शन का नंबर लर्न नहीं करना आपको, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। सेक्शन का नंबर आपको लर्न नहीं करना। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकलता है वो हम सीख रहे हैं अब। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, थोड़ा इसको गहरा लिख देता हूं मैं। पहला केस किसका है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसको हम सी ओ ए बोलते हैं। ये कैसे निकलता है, ये तो वैसे थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ ही लिया था। याद है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही करवाया था ये, कि अगर 1/4/2001 से पहले होगा तो क्या होगा, बाद में होगा तो क्या होगा। परंतु वहां पर मैंने आपको सिर्फ एक ऊपर से बताया था, यहाँ पर हम इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। है ना, तो दोनों में फर्क क्या है, वो ऊपर ऊपर से था, अब इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। देखो बच्चों, इन केस ऑफ ए, ए क्या बोलता है, गुडविल ऑफ बिजनेस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम,
राइट टू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट ऑब्लिक प्रोसेस, पेटेंट, राइट टू कैरी बिजनेस, और प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, टेनेंसी राइट, लूमार्स, रूट परमिट, ये बहुत सारे एसेट्स है बच्चों, ये अलग अलग एसेट्स है। इसे हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ये सारे एसेट्स कौन से हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इन सभी एसेट्स का, ये जो एसेट्स आपके सामने नजर आ रही हैं यहां से लेकर यहां तक, इन सभी एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा। तो इसमें दो बातें आपको देखनी है। अगर इन सभी एसेट्स को आपने सेल्फ जनरेट किया है, सेल्फ जनरेटेड है, तो ये क्या होगी, नील होंगी। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी बच्चों, नील होगी। अगर इन सभी एसेट्स को आपने क्या किया है, परचेज किया है, लिख लो, सब समझाऊंगा। तो जो परचेज कॉस्ट है वो क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इसके नीचे एक नोट भी लिखना है आपको, नोट बेनिफिट ऑफ FMB 1/4/2001 is not available in such assets। कौन सी है ये, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इन एसेट्स पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा 1/4/2001 का, मतलब कंपैरिजन नहीं करना आपको। 1/4/2001 का कंपैरिजन करते हो ना आप, वो कंपैरिजन नहीं करना इन एसेट्स के बारे में, कोई कंपैरिजन आपका नहीं होगा। तो याद रखना बच्चों, ये बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल। और अब देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, यहां पर मैंने आपको साफ साफ लिख के बताया है कि बिजनेस है, गुडविल ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन की बात मैं नहीं कर रहा बच्चों। अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन होगा, जैसे यही लिख देता हूं मैं, गुडविल ऑफ प्रोफेशन नोट कवर, ये कवर नहीं है। सिर्फ कवर क्या है, इसमें बिजनेस की गुडविल कवर है,
प्रोफेशन की गुडविल इसमें कवर नहीं होगी बच्चों, सिर्फ किसी कवर है इसमें, बिजनेस की गुडविल कवर है। समझते हैं ये पूरी कहानी है क्या। ये जो एसेट्स हैं, गुडविल ऑफ बिजनेस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, कॉपीराइट। कॉपीराइट कहाँ गया रे, रह गया क्या, लिखो इसमें ब्रांड नेम, कॉपीराइट। कॉपीराइट, राइट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्रोसेस, पेटेंट, राइट टू कैरी बिजनेस और प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लू मार्स, रूट परमिट। ये जितने भी एसेट्स हैं आपके, इन एसेट्स को अगर आपने सेल्फ जनरेट किया है तो क्या होगा, इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी आपकी। अगर इनको आपने परचेज किया है तो जो भी परचेज कॉस्ट है वो क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये सारी कहानी। एग्जांपल, ये नोट भी कर लेना बेटा आप एग्जांपल। जैसे डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड, ध्रुव कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने मिस्टर पवन को, मिस्टर पवन मतलब मैं, मिस्टर गुडविल सोल्ड कर दी, अपनी अपनी गुडविल सोल्ड कर दी। ये गुडविल जो सोल्ड हुई है वो किसकी हुई है, बिजनेस की या प्रोफेशन की, बेटा बिजनेस की है, क्योंकि डीसीसी बिजनेस है ना। प्रोफेशनल मतलब पर्सन की गुडविल होती है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी अपनी टेक्निक नहीं बेच सकता किसी को, है ना, परंतु रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड अपना नाम किसी को बेच सकती है। तो प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपना कभी भी बिजनेस गुडविल नहीं बेच सकते, क्योंकि प्रोफेशनल गुडविल कैसे बेचेगा, प्रोफेशनल तो खुद ही है वो। इसलिए प्रोफेशनल गुडविल में जो पैसा मिलेगा, प्रोफेशन की गुडविल से जो पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट होता है, उस पर टैक्स लगता ही नहीं। फिर भी गुडविल सोल्ड किया है डीसीसी ने मिस्टर पवन को, कितने में गुडविल सोल्ड किया है, 1 करोड़ में गुडविल सोल्ड किया अपना। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, मिस्टर पवन क्या करेंगे, मिस्टर पवन डीसीसी को पे कर देंगे 1 करोड़। अब प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि डीसीसी के हाथ में कैपिटल गेन आएगा, कैपिटल गेन तो आएगा ना, क्योंकि गुडविल भी क्या होती है, कैपिटल एसेट्स होती है। गुडविल भी क्या होगी आपकी, कैपिटल एसेट्स होगी आपकी। गुडविल उन 4 एसेट्स में शामिल नहीं होती। तो बताओ कितना पैसा मिला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डीसीसी को, बात कर रहे हैं डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड की, कितना पैसा मिला इनको, 1 करोड़ रुपया मिला। लेस करेंगे इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ भाई डीसीसी की कॉस्ट क्या है, डीसीसी खुद इनकी गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, तो सेल्फ जनरेटेड की कॉस्ट कितनी होती है बेटा, देखो कितनी है, नील है, नील। तो पूरा 1 करोड़ क्या हो जाएगा बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है, 3 साल से ऊपर की गुडविल है तो लॉन्ग टर्म है, 3 साल से नीचे गुडविल है तो शॉर्ट टर्म है। अब ये जो गुडविल है, ये जो नाम है किसके पास आ गया, मिस्टर पवन के पास आ गया। अब मिस्टर पवन ने क्या किया, इस नाम को आगे बेच दिया, मिस्टर रमेश को आगे टप बेच दिया। भाई हमने भी क्या कर दिया, इसको आगे बेच दिया, 1 साल रखा फिर आगे बेच दिया। चलो भाई मैंने आफ्टर 5 ईयर, चलो आफ्टर 5 ईयर मैंने इस गुडविल को जो मैंने परचेज की थी डीसीसी से, इसको आगे बेच दी है मिस्टर रमेश को। ठीक है, और मिस्टर रमेश ने मिस्टर पवन को पैसा दिया है बच्चों, पैसा दिया है 8 करोड़ रुपया। तो बताइए अब पवन के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स आएगा, मिस्टर पी के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स आएगा बच्चों, कैसे आएगा, क्योंकि मिस्टर पी ने तो इसे परचेज किया है, तो बताओ कितने में बेचा, मिस्टर पी ने 8 करोड़ में बेचा है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नहीं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
मान लो इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़ मैंने परचेज की, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रही है, मान लो वैसे ही, क्योंकि मुझे डेट मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, मान लो 3 करोड़ आ रही है, 3 करोड़। इस ये जो परचेज है ना, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने आ रही है इसकी, 3 करोड़ मान लो आप ये। तो अब मिस्टर पी को 5 करोड़ क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। मतलब पी के हाथ में कॉस्ट क्यों आ रही है बच्चों बताओ, क्योंकि पी ने तो क्या किया था, परचेज किया था, मैंने तो परचेज किया ना, डीसीसी से आगे बेच रहा हूं। तो अगर गुडविल आपने, या ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम, कॉपीराइट, राइट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, पेटेंट, राइट टू कैरी एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लूम आर्ट्स, या फिर रूट परमिट, इनको मैंने परचेज किया है, तो जो परचेज कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। और यदि इनको मैंने सेल्फ जनरेट किया है, तो जो भी मेरी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, हमेशा नील मानी जाएगी। ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया है बच्चों, ताकि आपको क्लैरिटी आए। जल्दी से मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। जल्दी जल्दी बताओ कि आपको ये बात समझ में आ गई। हाँ, अब मिस्टर रमेश के लिए कॉस्ट कितनी मानी जाएगी इसकी, इस गुडविल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8 करोड़ हो जाएगी। मिस्टर पी के लिए कॉस्ट कितनी थी इसकी, 1 करोड़ थी, वो तो आपने क्या किया, ऐसे इंडेक्स किया है, तो वो कितना हो गया, ये 3 करोड़ हो गया। हाँ जी, मोहित सिंह राजावत को ही समझ में आएगा खाली, बाकी किसी को समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है मैंने। रिया समझ में आएगा, तीशा बेटा बताओ ना, जाग रहे हो, सो गए आप? तो कुल मिला के सिंपल सी बात कितनी है, सिंपल सी बात इतनी है बच्चों, कि अगर आपने कोई गुडविल बिजनेस का, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, कॉपीराइट, राइट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्रोसेस, पेटेंट, राइट टू कैरी एनी बिजनेस इन प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लूम आर्ट्स और रूट परमिट, इनको अगर आप परचेज करते हैं तो परचेज कॉस्ट होगा। इनको आप सेल्फ जनरेट करते हैं तो हमेशा क्या होगा, नील माना जाएगा। हमेशा क्या रहेगा इसका वैल्यू, क्या हमेशा क्या रहेगा, नील रहेगा। देख लो एक बार। अब मैं आपको बुक में एक क्वेश्चन दिखाता हूं, अगर है तो। ये देखना पड़ेगा कहाँ लिखा हुआ बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में अपन इसको। तो कल इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो ये रहा, ये मैंने अभी आपको ये करवाया है, ये आ गया है, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है परचेज कॉस्ट रहेगा, एक्चुअल कॉस्ट रहेगा, ठीक है। और जैसे ये है लैंड, क्या गुडविल और बिजनेस है आपकी, तो नील होगी कॉस्ट,
टेनेंसी राइट पे भी नील होगी कॉस्ट। गुडविल ऑफ प्रोफेशन, तो ये तो टैक्सेबल ही नहीं होगा, प्रोफेशनल गुडविल तो बिकती नहीं, तो टैक्सेबल ही नहीं होगा। देखो लिखा हुआ है नीचे, ट्रांसफर ऑफ गुडविल ऑफ प्रोफेशन इवन इफ द सेल्फ जनरेटेड एसेट्स नॉट कवर अंडर द सेक्शन 25(2)(d हैंस शैल नॉट बी चार्ज टू टैक्स, तो इस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो ये मैंने ये वाला पॉइंट पूरा करवाया है। इस पर क्वेश्चन करेंगे अभी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी है अभी। अभी तो मैंने सिर्फ इसका एक हिंट बताया है, फिर इसको करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में यहीं तक रोकता हूँ, फिर बढ़ेंगे हम आगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों।